से लिखा है कि भारत पूरे दुनिया में अपने संगीत के लिए श्रेष्ठ है। सुनिए, ये उन्होंने लिखा है। और दूसरी बात, उसके साथ ही और क्या लिखा है कि भारत दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इसलिए भी है कि यहाँ अमीर खुसरो जैसे कवि का जन्म हुआ है। वो अपने को कवि मानना ज़्यादा पसंद करते थे और उनके जो कुछ भी लिखा है कविता में लिखा है। उस समय गद्य बहुत कम लिखा जाता था, कविता में सब कुछ लिखा जाता था। इसलिए आप जितने भी ग्रंथ देखेंगे सब कविताओं में, श्लोकों में या कविताओं में लिखे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अमीर खुसरो जैसे कवि यहाँ जन्म हुआ है। अमीर खुसरो भारतीय थे, अमीर खुसरो भारत से नहीं आए थे। हमारे ही यूपी के एटा जिला के पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। उनके फोर फादर्स जो है वो भारत से आए थे, तुर्क से आए थे, टर्की से, और यहाँ बस गए और खिलजी राज्य में उन्होंने अपनी सेवा दी। म्यूजिशियन थे, मतलब म्यूजिक जानते थे, म्यूजिक। और अमीर खुसरो के टाइम पे यहाँ से साउथ से गोपाल नायक आए थे और उसके बाद वो वापस नहीं गए, यहीं रह गए। मूर्धन्य विद्वान थे। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो उनके उसी परंपरा में चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटमखी ने लिखी है। तो चारों डांडी बांधी आए नायक गोपाल, ये ध्रुपद में एक ध्रुपद है इसका। तो ये भूल जाइए कि जो हमारे छोटी मोटी किताबों में जो लिखे जाते हैं वो सभी वही ध्रुव सत्य है, नहीं है। इसीलिए शोध करने की जरूरत है। शोध खाली एक शोध देख करके उसी को फॉलो करके दूसरा लिख देना शोध नहीं होता है। शोध का मतलब आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च। इसलिए इसको रिसर्च कहते हैं। कुछ सर्च की हुई चीज़ है, उसको फिर से सर्च करिए, तब उसको। अगर मैंने थाट पर बात की है तो मैंने उस पर अध्ययन किया है ना, मुकाम, मेल, इन सब अध्ययन किया है। और मेरी संगीत मंजूषा पढ़ लीजिए, उसमें लास्ट वो है थाट सिद्धांत, उसको पढ़िए। उसमें मैंने पूरा दिया हुआ है, मेल, मुकाम, थाट, सब डिटेल में, मूर्छना। ऐसे नहीं, हमने बहन जी से उससे शिक्षा ली है, वैसे उसको ऐसे नहीं जाने दिया। सारी जिंदगी इसके पीछे ही पड़ गई थी। और प्रैक्टिकल को सामने रख के, लक्ष्य को सामने रख के हमने अध्ययन किया। और बहन जी के साथ इसी बात पर मेरी बहुत बहस भी होती थी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है बहन जी के साथ बहुत बहस होती थी हमारी। रिसर्च करने का मतलब ये नहीं कि हमारे जो गुरु बोल देंगे उसी को आप लिखते रहेंगे, नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर अंदर से लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आजकल तो ऐसा नहीं करते, हमारे गुरु ने हमको ऐसे सिखाया, उस समय आपको लक्ष्य याद करना चाहिए कि हमें ऐसा सिखाया गया, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसमें जो लिखा है उसमें और हम जो कर रहे हैं उसमें भेद क्यों आ रहा है, या कौन उसका लाइन कौन सा है जहाँ पे दोनों एक जगह मिलते हैं। ये सारी चीजें देखने की है। और यही लक्ष्य है, यही प्रयोग और सिद्धांत या शास्त्र है। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। समय समय पर उसका चेहरा बदलता है, जैसे कहते हैं ना, बाहरी जामा बदल जाता है। समय समय पर जामा बदल जाता है। पहले धोती कुर्ता पहनते थे, अब शर्ट पैंट पहनते हैं। हाँ, हम इंसान तो वही है, बदला क्या है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि प्रयोग और शास्त्र में, लक्ष्य और लक्षण में भेद नहीं करिए। और इसीलिए एक बात मैं बता रही हूँ, भरत को लक्षयिक चक्षुष्क बताया गया। संस्कृत वर्ड है, उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल है। लक्षयिक चक्षुष्क मतलब जो लक्ष्य देख करके लक्षण बता रहे हैं भरत।
और शारंगदेव को बताया गया लक्षणैक चक्षुष, यानी लक्षण को देख के लक्षण बता रहे हैं, मतलब सारे लक्षण पढ़ लिए, लक्षण पढ़ के फिर लक्षण लिख रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इतने इतने ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, कम से कम उसमें 30-40 ग्रंथ उन्होंने पढ़ा है अपने पहले के, जिनका आजकल मिलता भी नहीं, कुछ ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ आज नहीं मिलते हैं, पर वो सारा उन्होंने नाम दिया है कि ये सब पढ़ के मैं उसका सार लिख रहा हूँ। और वो सार लिखने में 7 अध्याय हो गए, सोचो, वो सार लिखने में उन्होंने 7 अध्याय, तो सोचो कि कितने कितने ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं और कितने विशाल विस्तृत अध्ययन उन्होंने किया है, अध्ययन तो किया और उसको बताया, परंतु एक एक जगह पे अपरमते करके उन्होंने थोड़ा सा प्रयोग में जो हो रहा है उसका भी एक मतलब एक जैसे संकेत देकर के छोड़ दिया, क्योंकि वो तो मतलब लक्षण का ही पुनर्लक्षण कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम लक्षणैक चक्षुष, यानी लक्षण का सार लेकर के लिख रहे हैं। तो इसलिए ये मत समझिए कि लक्षण का लिख रहे हैं तो इसलिए लक्ष्य में वो नहीं थे, वो लक्ष्य में भी थे, क्योंकि वो अभी भी आपको देखेंगे। मैंने एक काम किया, रागाध्याय जो शारंगदेव का है, अभी पुट्टपर्ती में वहाँ कॉलेज में बैठ के वहाँ कर्नाटक म्यूजिक भी है, तो कर्नाटक म्यूजिक के एक टीचर वो अच्छा गाते थे, तो वो कुछ दिन उन्होंने काम किया, तो उनके साथ बैठ करके मैंने उन रागों का उसी रूप में जैसे जैसे शारंगदेव ने बताया उसी रूप में है कि नहीं वो देखने के लिए, तो उसमें मैंने देखा कुछ एक राग उत्तर भारत में अभी भी थोड़ा नाम बदल के उसके स्वर है, और कुछ एक राग उसी वही स्वर है, कुछ एक राग दक्षिण में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने फॉलो किया है। शारंगदेव ने जो लक्षण दिए हैं वहाँ पे अभी भी बहुत सारे राग चल रहे हैं, वो मैंने वहाँ पे किया हुआ है। मेरा मन था कि उसी पर एक बहुत बड़ा मतलब पेपर बन सकता है, तो वो मतलब वो सारे लक्ष्य उन्होंने राग जो लक्ष्य में हो रहा है वो लक्ष्य में है कि नहीं शारंगदेव के समय, वो मैंने देखा था। तो तोड़ी जैसे वहाँ पे तोड़ी करके जो स्वर उन्होंने दिया, ये आजकल कर्नाटक संगीत में तोड़ी करके उसी को गाते हैं जिसे हम जो हमारा भैरवी है, तो वो है, वो सब मैंने देखा है, पढ़ा है। और कुछ राग है जैसे एक राग है हाँ भिन्न षड्ज राग, आप सब लोग जानते हैं भिन्न षड्ज राग जो है, जो हमें बृहदेशी में मिलता है, संगीत रत्नाकर में मिलता है। भिन्न षड्ज का जो स्वर वही आज हम लोग का भिन्न षड्ज नाम से ही वही स्वर है। जो भिन्ना गीति, आप सोचिए कितने पुराना हो गए, भिन्ना गीति में मतलब एक गीति मतलब स्टाइल, तो भिन्ना गीति थी, षड्ज ग्राम राग की भिन्ना गीति, तो भिन्न षड्ज कितना प्राचीन है, बहुत सोचो भारत के समय के। नहीं सुनाई दिया, माइक ले लीजिए। दीदी भिन्न षड्ज को कौशिक ध्वनि कहना क्या ठीक नहीं है? कौशिक ध्वनि तो कुछ लोग कहते हैं, सब लोग नहीं कहते हैं, मतलब ओरिजिनल नाम भिन्न षड्ज ही है, क्योंकि जो आधार हमें मिला है ना, तो भिन्न षड्ज के जो स्वर बताए गए उसमें जो अंतर गांधार काकली निषाद जो बताया वो ही हमारा शुद्ध गांधार काकली निषाद है आज का। तो नाम तो अलग दिया ही जा सकता है, और एक्चुअली क्या हुआ, नाम का फेक तो बहुत चलता रहा है। अब जैसे दक्षिण में तोड़ी कहते हैं, हम भैरवी कहते हैं, तो नाम तो स्थाने मतलब स्थान में नाम बदल जाता है। अभी आपको और भी मालूम होगा, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ओडिसी संगीत में, तो ओडिसी संगीत में जो राग नाम है वो बिल्कुल अलग है, उनका बिलावल अलग है, बिल्कुल अलग है। मतलब उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत
और कर्नाटक संगीत दोनों में जो है राग नाम बेलावली या बिलावल या शंकराभरण, उनका भी शंकराभरण है, पर स्वर बिल्कुल अलग है। तो वो देशे देशे जनानाम यदृच्छते तद्देशी विद्यते, मतलब देश देश में रागों का नाम भी बदल जाता है, स्वर भी बदल जाता है। तो वही देशी राग है। देशी राग मतलब राग से अलग कुछ नहीं है, राग ही है। देश देश में कभी कभी नाम बदल जाता है, कभी कभी स्वर बदल जाता है। अब श्री है, श्री राग जो है वो षड्जग्रामिक राग है। तो श्री राग को अगर षड्जग्रामिक राग बताएंगे तो आज का हमारा काफी राग जैसा हो जाता है। और काफी राग को ही आप थाट बदल दीजिए तो आज हमारा श्री राग बन जाता है। समझ में आया? काफी में क्या लगता है? कोमल गा, कोमलनी, शुद्ध मा, शुद्ध धा। श्री में कोमल रे, शुद्ध रे। काफी में क्या है? गानी कोमल है, श्री में गानी शुद्ध है, बाकी सब कोमल और तीव्र है। और श्री को षड्जग्रामिक स्वर बताया गया है। तो अगर श्री षड्जग्रामिक स्वर है तो आज का हमारा काफी जैसा स्वर ही है। और इसको थाट बदलना कहते हैं। थाट बदलना, ये थाट शब्द बाद में आया ना, तो थाट बदलना का मतलब क्या है? पूरा उसका स्वर जो है उसको उलट देना, वो थाट बदलना हुआ। तो कोमल को तीव्र, तीव्र को कोमल, या शुद्ध को कोमल। तो इस तरह से कर्नाटक संगीत में श्री राग जो है वो कोमल स्वर ही है, हमारे काफी राग जैसे ही है लगभग। तो इस तरह से चेंजेस जो है देशे देशे, वही इसीलिए देशे देशे जनानाम यदृच्छते बोलते हैं। देशी राग क्या है? देशी राग इसी तरह से देश देश में परिवर्तित स्वरूप को लगे। एक ही जगह कोई स्थिर नहीं रह सकता ना। आज भी आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन हुआ है। अब जो बड़े गुलाम अली साहब गाते थे वो क्या आज आप लोग गाते हैं? भीमसेन जोशी जी जो गाते थे वो आप गा रहे हैं? आपके सामने, सबसे सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि गजल